अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। इसको हम स्टडी कर रहे थे और इसका जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उसका नाम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की खसूसियात काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि यहाँ बुक में तो नहीं लिखी, लेकिन हम बात करेंगे उनके ऊपर। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बुक में पहले मौजूद थी लेकिन अब उन्होंने वो निकाल दी हुई हैं। बेसिकली उन्होंने निकाली नहीं है, उन बातों को वो अब ले गए मैथ के अंदर। आपकी जो न्यू मैथ की बुक है उसके अंदर भी एक चैप्टर मौजूद है वेक्टर के रिलेटेड, तो वहाँ पे वो चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा हमने, उसका नाम है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये भी आपको आना चाहिए। इस टॉपिक को समझने के लिए इसकी वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। और आपको इस चैनल पर फिजिक्स के साथ मैथ की भी इंशाल्लाह वीडियोस मिलेंगी, तो आप उसको भी देखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएंगी और समझ आएंगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो उनकी खसूसियात हैं वो क्या होती हैं उसको स्टडी करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें, ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन है, ये वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे नॉन कॉमोडेटिव कि ये जो होती है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ये नॉन कॉमोडेटिव होती है। अब कॉमोडेटिव के ऊपर बात मैंने लास्ट टाइम भी की थी, मैं थोड़ा सा फिर से उसे रिपीट कर दूं। कॉमोडेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास दो नंबर है ना, 2+3, मैं 2+3 कर लूँ या फिर 3+2 कर दूँ, मेरा दोनों का आंसर क्या है, सेम आए। अगर तो दोनों साइडों का आंसर सेम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, कॉमोडेटिव है। तरतीब आगे पीछे करने से फर्क जब ना पड़ता हो तो फिर हम कहते हैं ये कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मेरे पास लिखा हुआ है ना ए क्रॉस बी, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं कह सकता कि ये जो ए क्रॉस बी है ये बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। ये बात हम नहीं कर सकते क्योंकि ये लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ये दोनों बातें अलग अलग हैं। जब हम ए क्रॉस बी करते हैं ना, अभी आपको करके दिखा देते हैं। लेट्स सपोज ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये ए है और ये बी है। हम लेते हैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ए से बी की तरफ। जब मैं ए से बी की तरफ आऊंगा तो मेरे पास जो नया वेक्टर आएगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब अगेन मैं क्या करता हूँ, इन्हीं वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ। ये ए है और ये बी है, लेकिन पहले मैं आ रहा था ए से बी की तरफ। ये क्या था मेरे पास, ए क्रॉस बी। पहले मैं ए से बी की तरफ आ रहा था, अब मैं क्या करता हूँ, बी से ए की तरफ जाता हूँ। अब मैं बी से ए की तरफ रोटेट करूंगा अपने राइट हैंड को। तो जब मैं यहाँ पे रोटेट करूंगा तो मेरे पास जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। ये क्या मेरे पास, ये मेरे पास है बी क्रॉस ए। आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में मेरे पास जो वेक्टर आया उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये ऊपर जा रहा है, इस केस में एक वेक्टर आता है वो नीचे की तरफ आता है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हुई, सेम सेम तो ना हुए। इसलिए हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, अगर मैं इनको इस तरीके से लिख लूं, ए क्रॉस बी को अगर मैं इस तरीके से लिख लूं कि ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस ए के इक्वल हो सकता है अगर मैं इसके शुरू में क्या लिख दूं, माइनस लिख दूं। ठीक है, क्योंकि इस माइनस का मतलब क्या होगा, इस माइनस का मतलब ये होगा क्या बी क्रॉस ए लें, जो भी नया वेक्टर आएगा उसके डायरेक्शन को उल्टा दे। तो जब आप बी क्रॉस ए करेंगे, नया वेक्टर ये आएगा, इसकी डायरेक्शन हमने उल्टानी है, तो ऊपर की बजाय पे क्या बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, तो वो फिर सेम किस जैसा बन जाएगा, ऊपर वाले जैसा बन जाएगा। लेकिन साथ में माइनस लिखना पड़ेगा। अगर आप माइनस नहीं लिखते तो फिर ये इक्वल नहीं हो सकते। तो लिहाजा इनकी तरतीब या इनको आगे पीछे करने से जो आंसर होता है वो चेंज हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये नॉन कॉमोडेटिव है, ये कॉमोडेटिव नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर लास्ट टाइम भी बात की थी, वही बात मैंने आपके सामने यहाँ पर भी कर दी। इसी बात को हमने लिखा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कॉमोडेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो कॉमोडेटिव नहीं होती। इन दोनों बातों को याद रखिएगा एज अ एमसीक्यूज भी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर ली। इसके बाद सेकंड है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर हमारे पास आ जाएं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ली जाएगी।
तो उसके लिए पहले हम अपने परपेंडिकुलर वेक्टर को बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज जी एक वेक्टर ये है हमारे पास और एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर हैं और दोनों क्या है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि उनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के एंगल पे है। आप इसको वेक्टर ए कह लें और इस वाले को वेक्टर बी कह लें, इसको वेक्टर बी कह लें आप। अब मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूँ, ए क्रॉस बी करता हूँ। तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा, ए क्रॉस बी ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, और साथ में क्या आता है हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर आता है। इस यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है कि ज़ाहिर है इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा के कोई नया वेक्टर आएगा, उस नए वेक्टर की जो डायरेक्शन है बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूनिट वेक्टर लगाते हैं। तो करते हैं सोल्व इसे। तो ए बी तो इनकी मैग्नीट्यूड है ये एज इट इज रहेगी साइन थीटा। थीटा कितना है, अब हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो थीटा की जगह पे मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री। आगे जो साइन 90 होता है हमारे पास वो होता है 1, तो साइन की 90 पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगी। और जब ए बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, ए बी साथ में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल आ जाती है, इसकी इक्वल आ जाती है। कि आपने उनकी मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना तो वही क्या होगी, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी। अब इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ, उसके ऊपर बात करेंगे अब हम। सबसे पहली चीज ये बात ध्यान में रखें कि ये जो एन यूनिट वेक्टर होता है ना, बेसिकली ये ऐसा वेक्टर होता है जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करूँ तो वो मैं कर नहीं पाऊंगा। आप थोड़ा इमेजिन करें कि ये यहाँ से ओरिजिन से कोई निकल रहा है वेक्टर और बिल्कुल स्क्रीन के बाहर आपके सामने की तरफ निकल रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर होना है ना इस वेक्टर ने। तो परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा कि इसका जो एंगल है हर एक के साथ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका ए के साथ भी 90 का एंगल होगा, इसका बी के साथ भी क्या होगा, 90 का एंगल होगा। इस तरीके से ये बाहर निकलेगा। मैं इसको इस तरीके से भी शो कर सकता हूँ, अगर मैं इसकी डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से बनाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। फर्ज कर लें जी एक वेक्टर में हमारे पास ये है वेक्टर ए और एक वेक्टर ये है मेरे पास वेक्टर बी, ठीक है। अब मैंने इनको नीचे लिटा दिया, अभी भी इनके बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो अब मैं इनकी जब क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास कोई नया वेक्टर आएगा, और वो जो नया वेक्टर आएगा वो क्या होगा, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो उसकी डायरेक्शन मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई। ये मेरे पास आया वो नया वेक्टर जिससे मैं कह रहा हूँ मेरे पास क्या है, एन यूनिट वेक्टर है वो, ओके। अब ये जो नया वेक्टर है ये बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, बी के साथ भी इसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसका ए के साथ भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट है ना दोनों के ऊपर, तो दोनों के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं अपने यूनिट वेक्टर के ऊपर। मैं कौन सा यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वो यूनिट वेक्टर जो एक्स वाई और जी एक्सिस के अलोंग होते हैं। इस पे भी हम बात कर चुके हैं पहले कि जैसे कि हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस, और एक होता है हमारे पास जी एक्सिस। तीन एक्सिस होते हैं, तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, यूनिट वेक्टर बनाया हुआ है। जैसे एक्स के लिए हमने बनाया हुआ है आई कैप, वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बनाया हुआ है जे कैप, और जी एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया हुआ है, के कैप, ओके। ये इनके क्या है, यूनिट वेक्टर है। इनको यूनिट वेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। अब मैं अपनी ये सारी बातें, ये जो हमने ऊपर की हैं परपेंडिकुलर वेक्टर के रिलेटेड, ये सारी बातें मैं अप्लाई करता हूँ यूनिट वेक्टर के ऊपर, तो फिर क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएंगे, इसको याद रखिएगा। फर्ज कर लें मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है आई, मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ दूसरे यूनिट वेक्टर जे के साथ, ठीक है। मैं आई और जे की इन दोनों के आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ। तो जैसे कि ऊपर आपको बताया कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल होती है, वो ये हमारे पास आंसर आया था ना कि दोनों की मैग्नीट्यूड और साथ में कोई आता है यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं, तो आई की जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो क्या है, 1 है।
जे की मैग्नीट्यूड भी क्या होती है 1। इन्हें यूनिट वेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड ही 1 होती है और साथ में हमने क्या लिखना होता है, कोई यूनिट वेक्टर लिखना होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना, बेसिकली ये क्या होता है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर भी मैं कौन सा यूनिट वेक्टर लिखूंगा, जो आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए आई और जे, ये है आई और ये है जे, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर मौजूद है, के मौजूद है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, के यूनिट वेक्टर लिखूंगा। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा और फिर वो के से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, मेरे पास के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, वो के वाला वेक्टर आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये बात याद रख लें कि जब भी हम दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कौन सा वेक्टर आ जाता है, तीसरा यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं जे और के को मल्टीप्लाई करवाऊं, जे क्रॉस के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास तीसरा यूनिट वेक्टर आएगा जिसका नाम होगा आई कैप। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं के और आई को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, के को आई के साथ में मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास तीसरा वेक्टर आ जाएगा, वो क्या होगा, जे कैप होगा। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इनको याद रखने का एक और आसान भी तरीका हमने बनाया हुआ है। आप अपने इन तीनों यूनिट वेक्टर को ना इस तरीके से लिख लें। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जे और यहाँ लिख लेता हूँ मैं के। और आपने मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि ये क्लॉकवाइज होगा। मतलब आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब हमने ये किया आई और जे को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, के आ गया। इसी तरीके से जब जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। यही काम यहाँ पे होता है, जे और के को किया था तो क्या आ गया था, आई आया था। और के और आई को करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे आई थी। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं, ये भी एक शॉर्टकट है। आप आई जे और के लिखें और इस तरीके से इनको रोटेट करें। आप किसी भी दो को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो जो तीसरा बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जैसे मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूँ तो मैं जे क्रॉस आई भी कर सकता हूँ, जे क्रॉस आई भी कर सकता हूँ। उस केस में भी मुझे क्या मिलेगा, मेरा यूनिट वेक्टर के ही मिलेगा, लेकिन ये नेगेटिव में मिलेगा। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अब ये जो यूनिट वेक्टर मिलेगा ना, उसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी होगी, ऑपोजिट हो चुकी होगी। ये बात ऊपर हमने की है यहाँ पर कि जो ए क्रॉस बी होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल आ सकता है, लेकिन साथ में क्या लिखना पड़ता है, माइनस लिखना पड़ता है। मतलब कि जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, ऑपोजिट करनी पड़ेगी। सेम यही काम यहाँ पर है कि अगर हम जे क्रॉस आई करेंगे तो आ जाएगा के यूनिट वेक्टर, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिसको हम क्या करेंगे, माइनस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सेम यही बात इनके लिए है कि अगर मैं के क्रॉस जे करता हूं तो तब भी मेरे पास आई आएगा, लेकिन अब इस आई की डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी होगी तो इसलिए इसके साथ मैं माइनस लिखूंगा। तो यहाँ पर भी अगर मैं आई क्रॉस के करता हूँ तो मेरे पास जे ही आएगा, लेकिन इस जे की अब डायरेक्शन क्या हो चुकी होगी, ऑपोजिट हो चुकी होगी, तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये जितने भी रिजल्ट आपके सामने हमने बनाए हैं ना, ये सारे रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसको कहीं पे लिख लीजिएगा, ये ज़रूरी है इसलिए मैंने ये यहाँ पे बता दिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर के केस में जो होता है ना, आपकी क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आती है। आपने देखा कि साइन थीटा की जगह 90 लिखा और वैल्यू क्या आई, 1 आई, ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन थीटा की। तो मैक्सिमम वैल्यू आई है साइन थीटा की, तो लिहाजा मेरे पास इस पूरे का जो आंसर है वो भी क्या हुआ, वो मैक्सिमम ही आएगा। ठीक है, तो लिहाजा ये बात ध्यान में रखें कि परपेंडिकुलर वेक्टर के केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो मैक्सिमम आती है। इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर की या दो वेक्टर की जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आती है, वो मैक्सिमम आती है। ठीक है, ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे के ऊपर क्या परपेंडिकुलर हो तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आती है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आती है उसकी।
मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वो इसको कह रहा है, क्योंकि ए और बी 1 से साइन की ना 90 के अलावा और किसी भी एंगल पे जो वैल्यू होती है वो 1 से कम ही आती है। जब 1 से कम आएगी तो ए भी 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर कोई आंसर छोटा ही बनेगा, लेकिन 90 पर इसकी वैल्यू आती है 1, तो 90 पे 1 आती है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो जो मैग्नीट्यूड है वो कम नहीं होगी, ए बी जितनी ही रहेगी। तो लिहाजा इसलिए हम बात करते हैं कि जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आती है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आती है हमारे पास। तो यहाँ तक हमने बातें कर ली अपनी परपेंडिकुलर वेक्टर्स के ऊपर। इसके बाद अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब ऐसे वेक्टर जो कि पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो उन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है, अब उसके ऊपर बात करेंगे हम। तो उसके लिए भी हम पहले अपने वेक्टर्स को बना लेते हैं। तो मान लेते हैं जी एक वेक्टर ये मेरे पास और एक ये वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है एक दूसरे के, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो मेरे पास होगा 0 डिग्री। ठीक है, जब भी पैरेलल वेक्टर होते हैं तो एंगल हमारे पास क्या आ जाता है, 0 डिग्री आ जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब ऐसे वेक्टर्स के लिए हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। अभी के लिए जो थीटा है मेरे पास वो क्या है, 0 डिग्री है। ये पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, ए क्रॉस बी। यहाँ पे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए बी साइन थीटा के। साथ में क्या आता है, कोई यूनिट वेक्टर आता है, ए बी साइन थीटा की जगह पे क्या आता है, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि अब दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा 0। और साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। और 0 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, 0। साथ में क्या आ जाएगा, n यूनिट वेक्टर। ओके, अब इस चीज को कहा जाता है कि हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर आया जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। ठीक है, n यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर, तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है, तो इस तरह के वेक्टर को कहा जाता है नल वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास पैरेलल वेक्टर हो ए क्रॉस बी, पैरेलल वेक्टर आ जाए तो उस केस में हमारे पास क्या आता है, नल वेक्टर आता है। अब नल वेक्टर को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो ये है कि आप 0 लिख दें कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 0। नहीं तो दूसरा तरीका ये होता है, आप सिंपल क्या लिखें, ओ और उसके ऊपर एरो डाल दें। इसका भी मतलब क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। तो यहाँ तक हमने बात की ऐसे वेक्टर की जो कि पैरेलल है। अगर वेक्टर मेरे एंटी पैरेलल हो तो फिर उस केस में क्या बनेगी बात, तो अब उस पर देख लेते हैं। तो पहला मेरा वेक्टर एक ये आ गया, इसे ए क्या देंगे, ये वेक्टर ए है मेरे पास, और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है, इसे हम क्या देंगे, ये वेक्टर बी है। अब देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तब एंगल हमारे पास क्या हो जाता है, 180 डिग्री होता है। एंटी पैरेलल की केस में क्या हो जाता है, एंगल 180 डिग्री होता है। तो अब बात करते हैं कि 180 डिग्री पर हमारी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी। अब थीटा मैं ले रहा हूँ 180 डिग्री। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास होता है जी ए क्रॉस बी, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो जो बराबर होगा ए बी साइन थीटा के। साथ में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो ए बी साइन थीटा की जगह पे अब आएगा 180, यहाँ पे हम लिखेंगे 180 डिग्री। अब साइन की 180 पर जो वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। साइन जो है 180 पर भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो लिहाजा इनको मल्टीप्लाई करवा के भी क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 ही आएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, कोई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, जिसको हम इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि ए क्रॉस जो बी है, ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर है, वो मेरे पास कोई
जीरो वेक्टर है या फिर जिसे हम कहेंगे नल वेक्टर उसके इक्वल है, और इसको लिखने का ये भी तरीका है कि आप ओ लिखें, ओ के ऊपर एरो डाल दें। इसका मतलब है नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। तो यहाँ से ये बात समझ आ गई कि जब वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो उस केस में हमारे पास क्या आता है, तो नल वेक्टर आता है, मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, जीरो। या आप सिंपल कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ए नल वेक्टर, कि दो पैरेलल वेक्टर हैं, चाहे वो पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, सेम ही बात है, दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आता है, हमारे पास कोई नल वेक्टर ही आता है। ये ध्यान में रखिएगा एज एमसीक्यूज भी, और ये भी चीजें एज एमसीक्यू याद रखिएगा। वो इस तरीके से पूछ सकता है कि इफ अगर थीटा 0 डिग्री हो तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा। तो आप जीरो पे टिक नहीं करेंगे, हो सकता है किसी ऑप्शन में जीरो लिखा हो, किसी ऑप्शन में यूं ऊपर बार लिखा हो, तो आप इस पे टिक करेंगे, नल वेक्टर पे टिक करेंगे, ना कि जीरो। हाँ, अगर ऐसा होता है कि ऑप्शन में लिखा होता है 1 2 0 3, फिर आप जीरो पे कर दीजिएगा। लेकिन आप गौर से देखिएगा कि समटाइम्स ऑप्शन में इस तरीके से लिखा होता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 1, ऊपर ओ के ऊपर बार डाल देते हैं, फिर आई डाल देंगे, मतलब इस तरह रैंडम ऑप्शन आएंगे। जो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ कि आप जीरो पे टिक नहीं करेंगे, आप किस पे टिक करेंगे, इस ओ जिसके ऊपर बार है ना उसके ऊपर टिक करेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि नल वेक्टर है। तो मेरे पास यही इसका सही आंसर आएगा, तो आप इस पे टिक करेंगे। ठीक है, इस तरह की बातें ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि ए क्रॉस बी क्या है, मेरे पास एक नल वेक्टर जीरो है वेक्टर, तो मैं ए क्रॉस बी कर लूं। मैं अगर इस तरीके से बात करूं कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, मेरे पास कोई नल वेक्टर है, तो मैं अगर बी क्रॉस ए करूंगा तब भी मेरे पास क्या आएगा, कोई ना कोई नल वेक्टर ही आएगा। तो दोनों केसेस में मेरे पास क्या आ रहा है, कोई नल वेक्टर आ रहा है। तो मैं इनको लिख सकता हूँ, देखें ना, इनकी एक एक साइड बिल्कुल क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये भी आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि ए क्रॉस बी भी किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के, बी क्रॉस ए के इक्वल हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सिर्फ उस केस में ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं जब इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो, जीरो हो या 180 डिग्री हो। मतलब जब ये दोनों क्या हो, या तो पैरेलल हो या फिर क्या हो, एंटी पैरेलल हो। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी के, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हो सकते हैं, कैन बी इक्वल ओनली व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। सिर्फ उस केस में जब ए और बी दोनों एक दूसरे के या तो पैरेलल हो जाए या क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, उस केस में क्या हो सकता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यूज वाला पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से आ सकता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इफ नीचे ऑप्शन दे देगा इफ ए एंड बी आर पैरेलल, एंटी पैरेलल, ए और बी, या इस तरह के ऑप्शन दे देगा। तो आप सोच समझ के टिक कीजिएगा। तो अगर किसी ऑप्शन में लिखा होता है पैरेलल, दूसरे में लिखा एंटी पैरेलल और तीसरे में लिखा ए और बी, तो आप ए और बी पे टिक करेंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों में होल्ड करती है। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए हमने बात कर लिया अपने पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के ऊपर। इसके बाद अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करते हैं, जिसका नाम है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, के एक वेक्टर का खुद ही के साथ स्केलर प्रोडक्ट ले ली जाए। ठीक है, तो अब इस पे बात करते हैं। तो जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर होते थे, एक वेक्टर ए होता था और दूसरा वेक्टर बी है, कोई दो वेक्टर है, इनके हम लेते थे क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या आता था, ए बी साइन थीटा आता था, साथ में आ जाता था यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्ट है, तो मतलब मुझे ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है, बी के साथ नहीं, कोई दूसरा वेक्टर नहीं है, ये खुद ही के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं एक वेक्टर को उसके अपने जैसे ही वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, तो मेरे पास कुछ इस तरीके की ये बन जाएगी इक्वेशन। अब यहाँ पर आप देखें कि जैसा कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ही हैं, सेल्फ प्रोडक्ट में है, तो वो कुछ इस तरीके का होगा कि फर्ज कर ले एक वेक्टर ए ये है, सेम इस जैसा वेक्टर इसके ऊपर मौजूद है, बिल्कुल क्या है वो इसके ऊपर ही मौजूद है, सेम इस जैसा वेक्टर
ये वेक्टर भी क्या है, ए। इसको भी ए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है। अब ये दोनों वेक्टर जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो जीरो होगा। ठीक है, एंगल क्या होगा, इनका जीरो होगा, क्योंकि आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो अब मैं इस थीटा की जगह पे फिर क्या लिखूंगा, जीरो लिखूंगा, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा 0 डिग्री। अब साइन जीरो हमारे पास क्या होता है, जीरो ही होता है। साइन 0 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। और जब ये जीरो जो होगा ये इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या अब रह जाएगा, जीरो ही रह जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर एन। अब एन यूनिट वेक्टर मतलब जीरो, एन यूनिट वेक्टर का मतलब है कि ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, जिसको हम कहते हैं नल वेक्टर। तो ए क्रॉस बी को सॉरी ए क्रॉस ए को सेल्फ प्रोडक्ट है ना, तो आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है, कोई नल वेक्टर आता है, जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ओ के ऊपर एरो डाल दे तो ये भी तरीकेकार होता है नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने का। तो मतलब जब भी हम दो सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं, दो वेक्टर को या एक वेक्टर को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या आता है, दोबारा से क्या आ जाता है, नल वेक्टर आ जाता है। इसी बात को हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज अ नल वेक्टर। किसी वेक्टर की सेल्फ प्रोडक्ट जो होती है वो क्या आती है, नल वेक्टर, उसका रिजल्ट आता है हमारे पास। अब यही जो कॉन्सेप्ट है ना, हम अपने यूनिट वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। अब ये कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यूनिट वेक्टर की सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, आई की जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो आई के साथ ही होगी। तो मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है आई, मैं इसको इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो वो किसके बराबर आएगा, वो भी किसके बराबर आ जाएगा, ये जीरो के बराबर आ जाएगा। यहाँ आप इसे थोड़ा सोल्व करके भी चेक कर सकते हैं। आई क्रॉस आई, जैसे ये ए क्रॉस ए किसके इक्वल था, ए मल्टीप्लाई ए का मतलब है यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आई की मैग्नीट्यूड, आई एक यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी। फिर आई की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 1 आएगी। फिर आगे क्या आएगा, साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, और साथ में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, अब जैसा कि साइन 0 डिग्री जीरो ही होता है, तो ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो आई क्रॉस आई फाइनली मेरे पास फिर क्या आ गया, आई क्रॉस आई मेरे पास क्या आ गया, एक यूनिट वेक्टर सॉरी नल वेक्टर आ गया जो कि जीरो होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ से ये बात ध्यान में रखें कि अगर आप किसी यूनिट वेक्टर की उसकी खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास कोई ना कोई नल वेक्टर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यूं कर लूं, जे को जे के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दूं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो मेरे पास फिर क्या आएगा, कोई यूनिट नल वेक्टर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं कह लूं कि के को मैं के के साथ ही उसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो उसके रिजल्ट में भी क्या आएगा, कोई ना कोई यूनिट वेक्टर सॉरी नल वेक्टर आएगा। ठीक है, नल वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, जीरो होती है। नहीं जी, ये जो रिजल्ट है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी ज़हन में याद रखिएगा, क्योंकि ये जो बातें ये आपको हर जगह इस्तेमाल करनी है, यहाँ पर भी करनी है, और आप जब मैथ्स में पढ़ेंगे तब भी आपको यही बातें वहां पर भी देखने को मिलेंगी। तो इसको अभी से ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। तो ये बात इनमें रख लें कि सेल्फ प्रोडक्ट जो होती है स्केलर में, वो नल वेक्टर आती है हमारे पास, और अगर हम इसको यूनिट वेक्टर पे अप्लाई करें तो वो भी हमारे पास क्या आते हैं, नल वेक्टर ही रिटर्निंग में आते हैं हमारे पास। तो यहाँ तक हमने बात कर ली अपने सेल्फ प्रोडक्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जो कि 4 वाली थी। इसके बाद अपनी 5th कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, जिसका नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम का एरिया। अब इसमें क्या बात है ये आपको समझाते हैं। आपके सामने एक पैरेललोग्राम मैंने ले लिया है, इसका एरिया पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, एरिया कैसे आता है पैरेललोग्राम की, जो दो साइडें हैं आप इनको मान लें ये कोई दो वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। लें जी, ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और इसी तरीके से एक वेक्टर है मेरा इस डायरेक्शन में। ठीक है, हैं ये दोनों साइडें क्या हैं, पैरेललोग्राम की हैं, लेकिन मैंने इसके दो साइडों को क्या ले लिया हुआ है, एज अ वेक्टर कंसिडर कर रहा हूँ। एक को वेक्टर ए कह दें, एक को बी कह दें। ये जो नीचे वाला है इसे मैं वेक्टर ए कह देता हूँ, और इस वाले को मैं कह देता हूँ ये वेक्टर बी है।
ठीक है। अब किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया आता है ना वो कैसे आता है, इस तरीके से आता है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ को हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है हाइट के साथ। अब यहाँ पर लेंथ जो है वो तो ये नीचे वाली लाइन होगी ना, ये वाली जो वेक्टर ए है, ये मेरे पास क्या होगी, लेंथ। अब हाइट क्या होगी, हाइट होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कितनी हाइट है। ठीक है, इसकी हाइट फाइंड करते हैं। तो हाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो वेक्टर बी है ना, मैं इसका एक कंपोनेंट इसके हेड से ड्रा कर लेता हूँ। तो मैं इसके हेड से एक कंपोनेंट ड्रा करता हूँ, ये वाला। तो ये इसका कंपोनेंट कौन सा बनेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बिल्कुल स्ट्रेट है। और इस तरह का जो कंपोनेंट होता है ये वाई कंपोनेंट कहलाता है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं बी साइन थीटा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो हमारे पास कंपोनेंट बनते हैं, एक होता है वाई एक्सिस के अलोंग, एक होता है एक्स एक्सिस के अलोंग। ये जो ऊपर की डायरेक्शन में होता है ना, ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग, इसलिए इसे लिखते हैं बी साइन थीटा। इसके नीचे भी एक परपेंडिकुलर, नीचे भी एक कंपोनेंट बन सकता है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, और उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बी कोस थीटा। ठीक है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो इसका एरिया फाइंड करना है, और एरिया के लिए क्या चाहिए, हाइट। और हाइट कहाँ से आएगी, इस कंपोनेंट से आएगी। ठीक है, तो मैं अब इनकी वैल्यूज को लिख लेता हूँ। लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया ए आ जाएगा, सॉरी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी लेंथ की जगह पे। और हाइट की जगह पर मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा। और इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी साइन थीटा आ जाएगा। और यहां से देखकर आपको समझ आ रही है कि ये जो ए बी साइन थीटा होता था, बेसिकली ये क्या होता था हमारे पास, ये हमारे पास होता था ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी था वो भी किसके इक्वल होता था, ए बी साइन थीटा के इक्वल होता था। और साथ में यूनिट वेक्टर भी आता था, लेकिन यहाँ पे सिंबल क्या आ रहा है, ए बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ए बी साइन थीटा क्या है, जो है ना हमारे पास ए बी साइन थीटा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, इतने इतने हिस्से के इक्वल है। और इतना इतना हिस्सा क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, और ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये डायरेक्शन के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रही है हमारे पास। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि ये जो मेरे पास आया ना, इसका जो एरिया आया ए बी साइन थीटा, ये किसके इक्वल आया, ये मेरे पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल आया। अब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए साइडों पर सीधी लाइनें लगा दी जाती हैं। ओके, तो ये बात ध्यान में रखें कि जो एक पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो किस तरह आता है। आप ए बी उसके जो दो साइडें हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और उसका क्या ले लें, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, तो उसका एरिया आ जाएगा। यहाँ आप इसको इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ना दो वेक्टर्स की, तो वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास एरिया आ जाता है। किसका एरिया आता है, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। ओके, तो ये कुछ अहम बातें जिसको याद रखिएगा, इन्हीं बातों को हमने लिखा भी हुआ है यहाँ पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा, फाउंड बाय वेक्टर ए एंड बी, जिसकी दो साइडें वेक्टर ए और बी से मिलकर बनी हुई है। ओके, तो अच्छा इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि इसका जो एरिया है वो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन आता है ना पेपर में, कोई एमसीक्यूज आता है कि जो एरिया है, एरिया किसके इक्वल होगा, नीचे ऑप्शन में आ जाता है कहीं पर ए क्रॉस बी, फिर आ जाता है बी क्रॉस ए, और फिर कहीं पे लिखा आ जाता है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो आप किस पे टिक करेंगे, मैग्नीट्यूड पे टिक करेंगे, क्योंकि ये उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, एग्जैक्ट उसके इक्वल नहीं आता, क्योंकि डायरेक्शन ही होती है ना इसकी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड पे टिक करेंगे। नहीं जी, हमने यहाँ तक जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो हमने कर ली हैं, जितनी आपकी बुक में लिखी हुई थी। इसके आगे आपकी बुक में लिखी हुई हैं एग्जाम्पल्स, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल लिखी हुई है टॉर्क, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया था तो तब मैंने बात की थी टॉर्क के ऊपर, टॉर्क से स्टार्ट किया था समझाना। तो बेसिकली हम इसमें वो एग्जांपल पढ़ेंगे जिसकी क्रॉस प्रोडक्ट से कोई नया वेक्टर आता है। जैसे कि टॉर्क है, टॉर्क कैसे आता है हमारे पास, जब हम फोर्स को और मूवमेंट आर्म की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एक नया वेक्टर आता है जिसे हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है,
तो देखिए दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा के नया वेक्टर आ गया, तो ये भी क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट होगी। इसी तरीके से एक और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की, ये भी मैंने बात की हुई है। ये भी कैसे आता है, ये इस तरीके से आता है कि जब हम किसी बॉडी के मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करवा दें उसके रेडियस के साथ, तो हमारे पास एक मोमेंटम, एक नई क्वांटिटी आती है जिसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इस पर भी मैं बात कर चुका हूँ कि अगर लेट्स सपोज आपके पास ये साइकिल का या बाइक का किसी का टायर है, पहिया, ये घूम रहा है। ठीक है, तो अब ये जो घूम रहा है तो इसका कोई मोमेंटम तो होगा ना। तो जब कोई बॉडी इस तरीके से स्पिन कर रही हो, उस दौरान जो उसका मोमेंटम होता है उसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है, लेकिन ये आता कैसे है, हम ये देखते हैं कि इसका सेंटर से यहाँ तक रेडियस कितना है और इस टायर का लीनियर मोमेंटम कितना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है जिसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। और इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आप अपने राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे तो वो बाहर की तरफ निकलती है। इस पे बात करनी है हमने आने वाले चैप्टर्स में ना, तो वहां पे भी इसको देख लेंगे हम। इसके अलावा एक और इसकी एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है आपके पास, वो किसी फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर भी फोर्स लगती है। और वो फोर्स कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसका फॉर्मूला ये है हमारे पास। अब ये फॉर्मूला भी हम ड्राइव करेंगे क्योंकि ये भी टॉपिक आगे आएगा, क्यू, वी और बी। नहीं जी, इस फॉर्मूले से आता है। अब वो जो फोर्स लग रही है, ये जो फोर्स आ रही है, ये कैसे आ रही है, बेसिकली वी और बी की क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है। मतलब कि उस पार्टिकल, वी का मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी, तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शंस को देखते हुए हम अपना राइट हैंड रूल लगाएंगे और राइट हैंड रूल हमें बताएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो देखें वी और बी की क्रॉस प्रोडक्ट से हमें पता चला ना कि जो नया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए ये भी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है। क्लियर, तो यहाँ तक हमने इनकी एग्जाम्पल्स को भी देख लिया, आपकी बुक में लिखी थी, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं जो कि आपकी बुक में मौजूद है। पुरानी बुक में एक और भी हुआ करती थी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में क्या रिजल्ट आते थे, तो इस बुक में नहीं है, लेकिन वो आपने पढ़ने जरूर है, वो आप मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे पढ़ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ आ चुका होगा। कहीं पे इश्यू हो, कोई बात पूछनी हो तो आप जरूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी करें और शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।